नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बालोतरा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर अपन बातचीत कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और उसके सामने किस तरीके की समस्या आई और उन्होंने किस तरीके से समस्या को हल किया और किस तरीके से उन्होंने एक शाही आदेश प्राप्त कर लिया था मुग़ल बादशाहों से और उन्होंने किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक तरीके से इस तरीके से बात करें कि किस तरीके से उन्होंने अपने एक विस्तृत समाज का स्वरूप बनाया, उसकी जानकारी अपन पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे व्यापार से युद्ध तक कंपनी किस स्तर पर बनी या कैसे बनी, कंपनी ने किस तरीके से व्यापार करने का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को बदलते हुए उन्होंने युद्ध की भी स्थिति तैयार कर ली या फिर युद्ध का सहारा लेना पड़ा उन्हें, किस तरीके से सारी बातें हुई उनकी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपना टॉपिक है व्यापार से युद्ध तक कंपनी का दौर। देखो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब को टकराव काफ़ी बढ़ गया। बंगाल के नवाबों का जो टकराव था वो काफ़ी बढ़ गया। अब देखो इसमें टकराव किस तरीके से बढ़ा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाई मुग़ल बादशाह जो थे औरंगज़ेब, उनसे शाही फरमान ले लिया था कि हम फ्री में व्यापार करेंगे। लेकिन इसकी जो दिक्कत थी वो छोटे मोटे नवाब थे उनको हुई। क्यों हुई? क्योंकि भाई मुग़ल बादशाह ने तो अपना काम निपटा लिया शाही फरमान जारी करके, चाहे भले ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें रिश्वत दी हो या चाहे कुछ पैसे दिए हो, लेकिन जो छोटे मोटे नवाब थे उनको पैसे कहाँ से मिलते थे? जो लोग स्थानीय लोग जो व्यापार करते थे उनसे जो राजस्व मिलता था उससे उनको पैसे मिलते थे। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री में व्यापार कर रही है तो जो स्थानीय व्यापारी थे उन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी पैसे नहीं देंगे। तो जो स्थानीय नवाब थे उनको पैसे मिलने बंद हो गए। तो स्थानीय नवाबों ने डायरेक्ट किसको मतलब परेशान करना शुरू कर दिया या आपस में टकराव की स्थिति किससे हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय नवाबों के साथ में। तो ये लाइन अपने को क्या स्पष्ट कर रही है कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का जो टकराव है वो काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। अब औरंगजेब कब मर गया था? 1707 के अंदर मर गया था, ठीक है ना। ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला शासक बने। देखो अब ये मर गया, कौन मर गया? औरंगजेब मर गया। औरंगजेब मरने के बाद में उसके शासक कौन बने? तो एक तो बना मुर्शिद कुली खान, ठीक है। मुर्शिद कुली खान के बाद में बना अली वर्दी खान और उसके बाद में एक शक्तिशाली शासक बना जिसका नाम है सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। इस चीज़ को अंडर नहीं करें। इन लोगों ने क्या किया, अपनी कंपनी जो थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको रियासतें देने से मना कर दिया। और अपने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुग़ल ऑफिसर थे उनको रिश्वत देकर के 3 गांव खरीदे थे। कंपनी और गांव खरीदना चाहती थी, लेकिन जैसे ही बादशाह टपक गए उसके बाद में जो नए उत्तराधिकारी आए उन्होंने इस कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कंपनी को कहा कि आप तभी व्यापार कर पाएंगे जब आप हमारे को राजस्व देंगे, यानी नजराना देंगे, ठीक है। उसके सिक्के डालने का अधिकार था जो वो उसको बंद कर दिया, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया। सिक्के डालने का मतलब है टकसाल, यानी कोई भी राज्य अगर टकसाल स्थापित करता है उसका मतलब ये है कि वो राज्य बहुत ही शक्तिशाली होता है, संपन्न होता है, वही टकसाल स्थापित करता है। और बंगाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में व्यापार कर रही थी, तो जो कंपनी है वो टकसाल बनाना चाहती थी। तो इसके लिए जो मुग़ल बादशाह थे ये लोग, इन्होंने मना कर दिया कि आप सिक्के नहीं डाल सकते, आपका अधिकार नहीं है। और किलेबंदी बढ़ाने पर रोक लगा दी। और किलेबंदी जो बढ़ा रही थी जिसका कारण मैं आपको बता चुका, वो भी इन पर रोक लगा दी। और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकतें कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं है और उसके अफसर ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अब देखो पूरा मामला समझो। कंपनी ने आखिर व्यापार के साथ साथ युद्ध का रास्ता क्यों चुना, ठीक है, ये टॉपिक है अपना। अब आखिर कंपनी आई तो यहाँ व्यापार करने थी, लेकिन युद्ध का रूप उन्होंने कैसे धारण कर लिया या फिर युद्ध की स्थिति कैसे तैयार हो गई, वो चीज़ अपने को देखनी है, ठीक है। अब देखो जो व्यक्ति था औरंगजेब, उसकी तो मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में वहाँ का शासक बनता है मुर्शिद कुली खान। उसके बाद में शासक बना है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के बाद में बना है सिराजुद्दौला। ये लगातार बंगाल के नवाब बनते जा रहे हैं। अब ये सभी शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने क्या किया, कंपनी को
रियासतें देने से मना कर दिया। कंपनी अपना व्यापार और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती है, तो कंपनी ने रियासतें देने से मना कर दिया। और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। कहने का तात्पर्य ये होगा कि कंपनी अगर व्यापार करेगी तो कंपनी को नजराने देने पड़ेंगे, अर्थात सिक्के ढाल मतलब कहने का मतलब टैक्स देने पड़ेंगे। और उसके बाद में तीसरा क्या था कि सिक्के डालने का जो अधिकार दिया वो बंद कर दिया, भाई आप सिक्के नहीं डाल सकते। और उसके बाद में था कि आप किलेबंदी जो बढ़ा रहे हैं वो नहीं बढ़ा सकते। और दूसरा क्या कहा कि कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया, और आरोप लगाकर दलील कर दी। कहाँ दलील की? वहाँ जो इनका हेड अधिकारी बैठता था वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन की कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व है वो कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि औरंगजेब से इन्होंने एक शाही आदेश निकलवा रखा था कि भाई आप लोग यहाँ फ्री व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने दलील दी कि हमारा राजस्व है वो बहुत ही कम हो चुका है और नवाबों की ताकतें हैं वो कमज़ोर पड़ रही है और कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं है। और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ठीक है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो गया। कंपनी अब वापस देखो, पहले तो नवाब अपनी कंप्लेन कर रहे हैं, नवाबों के बाद में यह कंप्लेन की जा रही है कंपनी के अधिकारियों के द्वारा। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारी बेतुकी मांगे कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ के स्थानीय शासक हैं वो बेतुकी मांगे कर रहे हैं, यानी जो मांगे कभी पूरी नहीं की जा सकती वो मांगे कर रहे हैं। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी यहाँ क्या पक्ष रख रही है? कंपनी ये कह रही है कि कोई भी व्यापार तभी फल फूल सकता है जब यहाँ की सरकार है वो शुल्क हटा दे, बिना शुल्क का व्यापार करवाए। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः टकराव की परिणति के रूप में प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में जागृति हुई। तो देखो, सबसे पहला प्रमुख कारण यहाँ अपने एक चीज़ निकल के आई कि कंपनी ने युद्ध का रास्ता कैसे चुना, ये एक टॉपिक। और दूसरा ये कि इनका परिणाम क्या हुआ, प्लासी का युद्ध। तो दो चीज़ें, पहली चीज़ तो हो गई कि कंपनी ने युद्ध का रास्ता किस तरीके से चुना। दूसरा तरीका ये हो गया कि जो तरीका चुना या कंपनी के सामने जो समस्या आई उससे निकल करके एक परिणाम निकला, जो निकला प्लासी का युद्ध। यानी प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे और कंपनी ने युद्ध का रास्ता क्यों चुना, ये चीज़ें आपके सामने निकल के आई। तो ये चीज़ें आप समझ चुके, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध समझ चुके और व्यापार से युद्ध तक की स्थिति समझ चुके, ठीक है। अब एक चीज़ आई, कठपुतली। थोड़ी देर पहले अपन ने समझा था कठपुतली क्या होता है। कठपुतली का मतलब होता है एक खिलौना होता है जिसे आप धागे पर अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता हो उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर उसे कठपुतली कहा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल के अंदर नवाब चाहती थी वो एक प्रकार का ऐसा नवाब चाहती थी जो एक कठपुतली नवाब हो, ठीक है। अब ये कठपुतली शब्द यहाँ पे आया हुआ है, किस तरीके से हम समझ लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु होती है। बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनते हैं, ठीक है। और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी नहीं करे। देखो, प्लासी के युद्ध का कारण क्या था। पहले ये टकराव की स्थिति तो हो चुकी है, ये जो अपने यहाँ तक चीज़ें पढ़ी, जो मैंने अंडरलाइन करी है वो आपको भी अंडरलाइन करनी है। ये जो चीज़ें अपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ी ये सारी युद्ध की ओर ले जाने वाली बातें थी। अब निकल के आता है प्लासी का युद्ध जो था उसका प्रमुख कारण क्या था। तो कंपनी क्या चाहती थी, बंगाल के अंदर कठपुतली नवाब चाहती थी। लेकिन 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु होने के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी जो बना वो बना सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जैसे ही बंगाल का नवाब बना वो एक शक्तिशाली शासक था और उससे कंपनी को भय था कि ये अपने टांग अड़ा सकता है। तो कंपनी चाहती थी कि एक कठपुतली नवाब बन जाए और उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य जो सुविधाएं देनी है उसमें कोई वो आनाकानी नहीं करे। लेकिन कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। अब कंपनी बहुत चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत प्रयास किए कि सिराजुद्दौला को हटा दिया जाए, उसका जो प्रतिद्वंदी है उसे शासक बनाया जाए। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला कंपनी को जवाब दे रहा है या हुक्म दे रहा है कि आप हमारी राजनीतिक जो मामले हैं उसके अंदर टांग अड़ाना बंद कर दें, किलेबंदी रोक दें, बाकायदा राजस्व आपको चुकाना पड़ेगा। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए
तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। अब ये साथ साथ में अंडरलाइन करते जाना है। नवाबों की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को अपने घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। ये था प्लासी के युद्ध का कारण। समझ में आया? पहला कारण क्या? पहला कारण ये कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला शासक बना, जिससे कंपनी को काफ़ी भय था। अब सिराजुद्दौला के शासक बनने के बाद कंपनी ये चाहती थी कि कठपुतली नवाब बने जो उसे किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करे। कंपनी ने बहुत प्रयास किए, उसके जो विरोधी थे सिराजुद्दौला के उनसे बातचीत की कि सिराजुद्दौला को टपका दिया जाए और आपको शासक बना दे तो कैसा रहेगा, लेकिन कंपनी इस मामले में भी कामयाब नहीं रही। फिर क्या हुआ? अब जैसे यहाँ कंपनी की तानाशाही बढ़ती देखी तो सिराजुद्दौला ने हुक्म दे दिया कि कंपनी है वो मेरे राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, टांग नहीं अड़ाए। बाकायदा कंपनी को ये आदेश दे दिए थे। और उसके बाद में उन्होंने कहा आप किलेबंदी रोक दीजिए, आपको व्यापार करना है तो आपको राजस्व देना होगा। लेकिन कंपनी ने ये बातें स्वीकार नहीं की। कंपनी की ये बातें स्वीकार नहीं होने के कारण सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ जवाब के अंदर कासिम बाज़ार स्थित, मतलब ये जवाब दिया उन्होंने कि भाई आप नहीं मान रहे होते हम हमला करेंगे। कासिम बाज़ार के अंदर जो फैक्ट्री स्थित थी उस फैक्ट्री को जला दिया। फैक्ट्री को जलाने के बाद में वो चले गए थे रुख मतलब जो कलकत्ता के अंदर फैक्ट्री थी उस तरफ अपना मुंह मोड़ दिया या उस तरफ जाने लगे। ठीक है। कलकत्ता हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना का 9 सैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद अब देखो ये कलकत्ता हाथ से निकल जाने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है किसके पास आया? रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया और इसके अंदर 9 सैनिक जो बेड़ा था, एक तो स्थलीय सेना होती है, दूसरी 9 सैनिक होती है, वो भी इसमें मदद कर रही थी। इसके बाद में क्या स्थिति हुई वो अपन देखेंगे, लेकिन इससे पहले इधर थोड़ी क्या आप जानते हैं जानकारी दी है। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम प्लासी था, ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने बिगाड़ करके क्या कर दिया? प्लासी कर दिया। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले फूल, यहाँ पे पाए जाने फूल के कारण कहा जाता है। किसका फूल पाया जाता है? प्लास का फूल पाया जाता है। और प्लास के फूल है वो बहुत ही खूबसूरत लाल फूल होते हैं जिनसे गुलाल बनाया जाता है, जिसका उपयोग होली पर किया जाता है। जैसे आज होली है तो याद रखें होली के ऊपर कौन से फूल प्रयोग लिए जाते हैं? गुलाल के फूल प्रयोग लिए जाते हैं। और गुलाल के फूल किससे बनते हैं? प्लास से बनते हैं और इनसे गुलाल बनाया जिसकी बहुत ही शानदार खुशबू होती है और होली पे एक दूसरे को लगाया जाता है। तो ये थी सामान्य जानकारी। अब बढ़ें आगे, किस तरीके से मैदान में रॉबर्ट क्लाइव आता है और किस तरीके से युद्ध होता है। हाँ, यहाँ से इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अब देखो, अब ये कलकत्ता हाथ से जाने के बाद में सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? सिराजुद्दौला को पत्र लिख के भेजे, देखो सिराजू साहब ऐसे करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, सौदेबाजी कर लेते हैं कि आप कुछ पैसे रख लीजिए और हमारे को व्यापार करने दीजिए, फालतू क्यों टांग अड़ा रहे हैं, आप अपना नुकसान करेंगे, हम हमारा नुकसान करेंगे, फालतू में दिक्कत करेंगे। लेकिन सिराजू बड़ा खतरनाक आदमी, सिराजू बोले नहीं, अपन ऐसी गलती नहीं करेंगा, अपन तो आपको बाहर भगा के रहेंगा। ठीक है। अब ऐसी बातें जब इनके दिमाग में आई तो फिर मैदान में युद्ध तो होना था। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण, अब देखो ये युद्ध तो हो गया सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हो गया, लेकिन सिराजुद्दौला हार गए। हारने का प्रमुख कारण क्या था? उनका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने क्या किया? उनको धोखा दिया। कारगुजारियाँ, मतलब ये एक प्रकार का मतलब है, कारगुजारिया का मतलब इन्होंने धोखा दिया, ठीक है ना। फिर मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। अब मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया तो मीर जाफ़र के पीछे जो सैनिक थे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उनसे हाथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। अब मीर जाफ़र को यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने मीठे मीठे सपने दिखाए कि देख जाफ़र,
सिराजू को अपन हटा देंगे और तेरे को बना देंगे राजा, तू करेगा मस्त मज़ा और अपन करेंगे व्यापार। अब वो जाफ़र डिग्री गाफर आदमी था, वो उसके साथ में चला गया, उसमें साथ में चला गया, तो इधर सिराजुद्दौला हार गए। ठीक है, अगर उधर नहीं जाता और नहीं हारते तो कुछ और ही स्थिति बनती। तो समझ में आ गया 1857 सॉरी 1757 के अंदर जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके प्रमुख कारण क्या है, और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा कि सिराजुद्दौला हार गए। और सिराजुद्दौला किस गाफल के कारण हार गए, तो जाफ़र के कारण हार गए। ठीक है ना, जाफ़र ने साथ नहीं दिया, जाफ़र से आके अंग्रेज़ों से मिल गया, धोखेबाज इंसान था, और क्या हो गए, सिराजुद्दौला हार गए। और इस चित्र में क्या दिखाया गया है, चित्र में कुछ नहीं है, अपने सिर्फ ये चित्र याद रखना है जो अपना किसका है भाई, सिराजुद्दौला का है। ये क्या है, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी महत्वाकांक्षी, ये कोई खास नहीं है। ठीक है, कोई संपन्नता का आश्वासन है, किसी ने चिट्ठी लिखी थी अंग्रेज़ों को, वो चीज़ है। आगे देखो, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इसको अंडरलाइन करो, प्लासी की जो जीत है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे ये पहली जीत थी। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला युद्ध लड़ा और पहले युद्ध में ये जीत गई। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया। यहाँ तक अंडरलाइन देखो, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आपको भी अंडरलाइन करना। अब जो प्लासी की जंग जैसे ही खत्म हुई, सिराजुद्दौला को मार दिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, सिराजुद्दौला को मारा क्यों भाई? मारने की जगह वो जंगल में भी तो छोड़ सकते थे ना, या फिर उसको हटा देते और कह देते भाई ये शासक नहीं है, मीर जाफर अभी आपका शासक है और सिराजुद्दौला को खुले मैदान में छोड़ दो। बताओ क्यों नहीं बनाया शासक? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर इसलिए नहीं बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ो। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। अब देखो, ये मेरे को आंसर बताओगे आपकी सिराजुद्दौला को मारा क्यों, खुला क्यों नहीं छोड़ा, या सीधा ही क्यों नहीं छोड़ दिया? इसका आंसर कमेंट में करोगे, नहीं तो मैं आपके पेरेंट्स से बात करके एक कान के नीचे लगाऊंगा। ठीक है ना, कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार करना और व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत है? अब कंपनी डायरेक्ट नहीं लड़ती थी, कंपनी पहले देखती थी उसकी स्थिति कि भाई स्थिति देख करके वो उसके अंदर टांग अड़ाती थी। कंपनी ने कभी किसी भी राज्य के ऊपर डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया, और जिनके ऊपर आक्रमण किया उनकी स्थिति बहुत ही बुरी, मतलब उनका वापस उनको भुगतान बहुत बुरे तरीके से करना पड़ा, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते, आखिरकार उन्हें भी तो अपने प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता। ये चीज़ थोड़ी मज़ेदार है, इसको अंडरलाइन नहीं करना है, इसको थोड़ा मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब कंपनी को ऐसा क्यों लगा भाई? कंपनी क्या चाहती थी कि भाई कठपुतली नवाब बने, यहाँ तक ठीक है, कठपुतली नवाब बना दिया जाएगा, कठपुतली नवाब है वो कंपनी के इशारों पर नाचेगा, यानी कंपनी जैसा कहेगी भाई, जो व्यक्ति आपको बना सकता है वो व्यक्ति आपको मिटा भी सकता है, ये चीज़ शाश्वत सत्य है। तो जिस कठपुतली नवाब को बनाया है, अगर वो गबागब ज़्यादा करेगा तो उसको हटा देंगे, तो यही बात थी। लेकिन अंग्रेज़ों के मन में क्या भाव था कि हमने जिसको बनाया है क्या पता वो उसके इशारे पर चले या नहीं चले, उसके अंदर प्रजा के प्रति सम्मान और संप्रभुता का भाव दिखाई दे। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफ़र, देखो इस चीज़ को वापस हमको, अब मीर जाफ़र को किसने बनाया शासक? कंपनी ने बनाया। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब उसे हटा कर के किसको शासक बना दिया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम ने कंपनी से परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई लड़ी और उसे हार का सामना करना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब इस चीज़ को समझो, सबसे पहले मीर जाफ़र ने विरोध किया। अब मीर जाफ़र ने विरोध क्यों किया? मीर जाफ़र के अंदर ज़मीर जाग गया। हर एक व्यक्ति के अंदर ज़मीर होता है, पता है, मैं बात कर रहा हूँ ज़मीर की। कोई लोग कहते हैं ना तुम्हारा ज़मीर मर गया या अभी ज़मीर जिंदा है, वो बात है। ज़मीर का मतलब होता है आपका किसी के प्रति कर्तव्यबद्ध होना। कोई शासक बन गया है किसी साम्राज्य का, तो उस शासक की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी प्रजा की रक्षा करे, उसकी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। अब मीर जाफ़र जैसे व्यक्ति अपने जो अपने शासक थे, क्या नाम था उसका, सिराजुद्दौला को मतलब हरा करके धोखा दे करके शासक बने हैं, तो जनता के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उनके दिमाग में आएगा यार कैसा इंसान हूँ मैंने एक व्यक्ति को धोखा दे करके मैं यहाँ शासक बना हूँ, ऐसे मन में भाव तो आएंगे ना, तो उनका ज़मीर जाग जाता है।
ठीक है ना, ज़मीर समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो वो ज़मीर जाग गया इसके अंदर, तो मीर जाफ़र ने क्या किया, कंपनी का विरोध कर दिया, तो कंपनी ने उसे हटा दिया। सिंपल बात है, जो व्यक्ति आपको बना सकता है वो आपको मिटा भी सकता है। तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम भी कंपनी से परेशान हो गया, उसका भी ज़मीर ज़िंदा हो गया। तो फिर मीर कासिम ने कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ ली, जिसको कहते हैं बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई किसके बीच में हुई, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कब हुई, 1764 ईस्वी में हुई। अब जब 1764 ईस्वी में मीर कासिम ने लड़ाई की तो मीर कासिम हार गया। फिर मीर कासिम को यहाँ से बाहर कर दिया, बंगाल से बाहर भेज दिया। मीर कासिम को दल निकल, ठीक है ना, धक्को देन बाहर काटने वाली बात होगी, ठीक है। तो बंगाल से बाहर निकाल दिया, और बंगाल से बाहर निकालने के बाद में मीर जाफ़र को दोबारा शासक बना दिया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई मीर जाफ़र की, अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। लाइन को समझो, अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब मज़ेदार बात देखो, जब मीर जाफ़र को यहाँ से हटाया राजगद्दी से, ठीक है ना, बंगाल का शासक था, यहाँ से हटा दिया। अब बंगाल का शासक पद से मीर जाफ़र को हटाने के बाद में बंगाल के शासक मीर जाफ़र की स्थिति क्या होगी, मुझे एक मतलब कल्पना करके बताओ। कोई शासक है, मतलब राजा है, उस राजा को राजगद्दी से हटा दिया जाए, तो राजा बेचारा क्या करेगा, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, भीख ही मांगेगा ना। तो कंपनी ने इसको हटाने के बाद में बेचारा मीर जाफ़र तो जंगलों में फिरता था, भटकता रहता था, और मतलब जाफ़र, ठीक है ना, मीर जाफ़र जंगलों में भटकता रहता था, और मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम ने जैसे पंगा लिया तो उसने बक्सर की लड़ाई लड़ी, और बक्सर की लड़ाई में हार गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फौर किया मीर जाफ़र को, बोला जाफ़र कहाँ है। जाफ़र बोला बेटा बाप मैं तो फिर रहा हूँ जंगलों के अंदर, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कंपनी ने फ़ोन किया कि भाई तू वापस शासक बनेगा। जाफ़र ने क्या बोला, क्या बात कर रहे हो। जाफ़र ने वापस जवाब दिया, क्या बात कर रहे हो, सही में मजाक तो नहीं कर रहे। तो कंपनी ने कहा आजा बैठ करके बात करते हैं। तो कंपनी वाले लोगों ने और मीर जाफ़र ने मीटिंग रखी चाय के थैले पे, एक एक कप चाय पी, और बोला देख जाफ़र, हम तेरे को शासक तो बना देंगे, लेकिन तेरे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को हर प्रतिवर्ष क्या करना पड़ेगा, सॉरी हर महीने हमारे को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जाफ़र ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जंगलों में भटकने से अच्छा है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूँ। तो जाफ़र मान गया, और कंपनी ने कहा ओके डन, चाय के पैसे हम दे देंगे। वो चाय के पैसे दे करके घर चले गए, और जाफ़र वापस बंगाल का नवाब बन गया। जाफ़र ने डन कर ली थी भाई, वो संधि मतलब एक प्रकार से डील साइन कर लिया था कि भाई मैं 5 लाख रुपए आपको हर महीने दूंगा, कंपनी को फ़ायदा। अब आप मज़ेदार चीज़ देखिए, कंपनी कहाँ व्यापार कर रही है, भारत में, बिना पैसे दे के व्यापार कर रही है, और ऊपर से नवाब, बंगाल के नवाब भी क्या कर रहे हैं, कंपनी को पैसे दे रहे हैं हर महीने 5 लाख रुपए। अब दिमाग देखिए कंपनी का, किस तरीके से उसने अपने भारत में व्यापार किया, और किस तरीके से दिमाग दौड़ के और किस तरीके की स्थिति पैदा करके उन्होंने फंसाया है। देखो यहाँ पे स्थिति देखिए, पहले नवाब को हटा दिया, मीर कासिम को हटा दिया भाई, पहले सिराजुद्दौला को लड़ाई की, फिर जाफ़र को बनाया, जाफ़र गबागब करने लगा मीर कासिम दादागिरी करने लगा, फिर जाफ़र को फ़ोन करके बोला जाफ़र बनेगा। जाफ़र मान गया, जाफ़र को पता है कि जंगल में भटकने से अच्छा सारा शासक बन जाओ। 5 लाख रुपए दिए, झंझट खत्म, माथापौड़ी खत्म, और जाफ़र को पता है 5 लाख रुपए अपने इधर उधर घपला करके ले आएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति बन गई। अब आगे देखो, अंडरलाइन कर ली, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई करना चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, अब अंडरलाइन करो, यहाँ पे जाफ़र टपक जाता है, जाफ़र बेचारा 5-5 लाख कितने साल देगा। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी की इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अंडरलाइन कर लो, किसने ऐलान किया, क्लाइव ने ऐलान किया। किस अंग्रेज़ अधिकारी ने कहा था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, तो किसने कहा था, क्लाइव ने कहा था। किसकी मृत्यु के बाद कहा था, 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद में क्लाइव ने कहा कि अब जाफ़र तो टपक गयो, यानी जाफ़र तो गयो, मतलब अब नवाब किसको बनना पड़ेगा, अपने खुद को ही नवाब बनना पड़ेगा। अब अपने को यहाँ पे एक शिकायत मिलती है, इस शिकायत को पढ़ते हैं, बड़ी मज़ेदार है थोड़ी। नवाब भौक की शिकायत है। नवाब जो थे, बंगाल के नवाब जो शासक थे, उनकी शिकायतें क्या। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा था। जब वे पहले, ये अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है ना, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि
उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वो ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी, और उन्होंने बहुत सारे सौदागर और अन्य लोगों को अपने मातहत मातहत का मतलब रक्षा के रहने के लिए तैयार कर लिया, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे थे। वे असंख्यक औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे थे। तो ये एक नवाब ने अपनी चिट्ठी लिखी है कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से अंग्रेज यहाँ भारत में आए और उन्होंने किस तरह की स्थितियाँ पैदा करके हमारे को लूटना शुरू किया। ठीक है, अब आगे देखो। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अंडरलाइन करो, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। अब देखो 1765 में जैसे ही मीर जाफर मरा, मीर जाफर का कोई भी एक उत्तराधिकारी होगा जो इतना पावरफुल नहीं था। ठीक है ना। अब मीर जाफर खुद बेचारा पैसे दे के शासक बना हुआ है, तो उसका बेटा तो क्या करेगा, वो तो पूर्णतः कंपनी के अंडर में ही काम करेगा ना, क्योंकि उसके बाप को किसने बनाया शासक, उसके बाप को तो जो मीर जाफर का बेटा होगा, यानी मीर जाफर के बेटे बाप को किसने शासक बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब उसका बेटा शासक बनेगा तो उसकी इतनी कोई हिम्मत नहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने, यानी मुगल सम्राट से कंपनी को बंगाल का प्रांत बनाने का एक दीवान जो नियुक्त था, वो दीवानी नियुक्त कर दी। दीवानी का मतलब होता है कि एक तरीके का पहले दीवान हुआ करते थे। मेरे कहने का मतलब हो गया, जैसे बंगाल प्रांत था, बंगाल प्रांत के अंदर अलग अलग दीवान काम करते थे, मतलब एक तरीके से कहे अधिकारी। तो इन्होंने क्या कर दिया, मुगल सम्राट ने जो पूरा बंगाल वाला क्षेत्र था, उस पूरे बंगाल का दीवान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया। कब बनाया, 1765 के अंदर। देखो, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। अब देखो, कंपनी क्या चाहती थी, राज्य विस्तार करना चाहती थी, यानी उसको अधिक से अधिक विस्तार करना था और अधिक से अधिक ज़मीन चाहिए थी, उनको रियासतें चाहिए थी। अब 1765 के अंदर क्या हुआ, उनको पूरा ही अधिकार मिल गया, दीवान मिल गया, उनको पूरी दीवानी मिल गई। तो उन्होंने पूरे बंगाल के ऊपर जो संसाधन थे, पूरे बंगाल के अंदर जितने भी बंगाल प्रांत में जो क्षेत्र आएंगे, उनके ऊपर किसका नियंत्रण हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो जाएगा। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। अब बदले में क्यों खरीदनी पड़ती थी, इस चीज़ को समझो। ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी, क्यों, क्योंकि पहले के ज़माने में वस्तु विनिमय हुआ करता था, न कि पैसे के साथ में मुद्रा विनिमय। पहले क्या करते थे लोग, एक वस्तु दो, उसके बदले दूसरी वस्तु खरीद लो। जैसे अपने को गेहूँ चाहिए तो गेहूँ के बदले आगे वाले व्यक्ति को जिस वस्तु की ज़रूरत होती थी, वो अपने को वस्तु देनी पड़ती थी। अब वर्तमान में क्या है कि पैसे के बदले दी जाती है, उसको बोलते हैं मुद्रा विनिमय। लेकिन पहले जो ज़माने में जो व्यापार चलता था वो था वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई और चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से ही आने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशम कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण में लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अब दूसरा टॉपिक क्या है, कंपनी के जो अफसर थे वो नवाब किस तरीके से बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब है, इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी। नवाब शब्द का मतलब क्या है, सत्ता और ताकत। लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। तो इससे कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते थे उनको लगता था कि हम भी कहीं नवाब बन बैठे हैं तो हमारा भी ज़िंदगी सफल हो जाए। देखो, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के जो असली नवाब थे उनको इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा देंगे। अब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीता और प्लासी के युद्ध जीतने के बाद में यहाँ वहाँ के जो स्थानीय नवाब थे छोटे मोटे, उनको कहा कि उनको एक आदेश दे दिया, क्योंकि वो एक अभी दीवानी मामला मिल चुका था उनको, वो दीवान बन चुके थे।
ठीक है ना। दीवान का मतलब मुख्य अधिकारी बन चुके थे। तो दीवानी मिलने के बाद में क्लाइव ने एक आदेश करके बाध्य कर दिया उन लोगों को कि आपको जो कंपनी के जो लोग हैं उनको निजी तोहफे के तौर पर बहुत सारी ज़मीन देनी पड़ेगी और बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत से बेहिसाब दौलत जमा कर दी, इसको भी अंडरलाइन करना। और जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने भी बहुत सारे पैसे यहाँ पे जमा कर लिए। जब वो 1743 ईस्वी में भारत आया था तब केवल उसकी आयु जो थी 18 वर्ष थी। ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया? 1743 ईस्वी में आया। कहाँ से? इंग्लैंड से मद्रास आया। और अब मद्रास को चेन्नई कहा जाता है, यानी इंग्लैंड से जब मद्रास आया उस समय रॉबर्ट क्लाइव की उम्र 18 साल थी, जो 1743 के अंदर आया। फिर 1767 के अंदर वो 2 बार गवर्नर जनरल बना और हमेशा के लिए जब भारत से रवाना हुआ तब उसने 401 अर्थात इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 40,01,101 पौंड के बराबर वो राशि उसकी यहाँ पे थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। अब दूसरा जो इसका कार्यकाल था 1967 के अंदर जब ये बना तो उस कार्यकाल के अंदर कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका था, उसको समाप्त करने के लिए उसको वापस बनाया गया था। लेकिन 1972 के अंदर ब्रिटेन की संसद ने उसे खुद एक भ्रष्टाचार आरोपी बयान लिया या भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। कहने का मतलब ये कि 67 के अंदर इसको बनाया गया कि तू भ्रष्टाचार को समाप्त कर, लेकिन 1772 के अंदर ही ब्रिटिश की संसद के अंदर इसे एक खुद मतलब रॉबर्ट क्लाइव को खुद भ्रष्टाचारी माना गया। यानी रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर ब्रिटिश की सरकार ने आरोप लगा दिया कि तुम भी कहीं भ्रष्टाचारी नहीं हो, तो इसको अपने खिलाफ अपने पक्ष में सफाई देनी पड़ी और सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे, यानी उनको शंका हुई कि मतलब ये कहीं ना कहीं चोरी करके तो नहीं लेके मरा है, और उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया। लेकिन 1774 के अंदर उसने आत्महत्या कर ली। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। पूरी चीज़ समझ में आई प्यारे बच्चों? वापस देख लो। समझ में नहीं आई तो समझाना मेरा काम है, लेकिन समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। और समझ में आने के बाद में अगर आपके दिमाग से निकल गई तो फिर मैं हथौड़े श्रेणी लेके पीछे पड़ूंगा, खड्डे ही खड्डे कर दूंगा, अंदर ध्यान रखना। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध होने के बाद में नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि कंपनी को वो क्या देंगे? तोहफे देंगे, और तोहफे में क्या देंगे? ज़मीन और पैसे देंगे। ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आया था, कब? 1743 में। कहाँ आया था? इंग्लैंड से मद्रास आया था। उसकी उम्र कितनी थी? 18 साल। 1761 में वो 2 बार गवर्नर जनरल बना, ठीक है ना, सॉरी गवर्नर बना। और गवर्नर बनने के बाद में जब वो भारत से वापस इंग्लैंड जा रहा था उस समय इसकी जो पैसे थे उस ज़माने के अंदर 1761 है ना, उस ज़माने के अंदर इसके पास पैसे कितने थे? 40,01,102 पौंड के बराबर थे। और 1 पौंड की वैल्यू होती है भारत के अंदर लगभग 99 रुपये के आसपास। वो हर दिन बदलती रहती है, जैसे मैं आज की बात करूं तो 99 रुपये के आसपास इसकी वैल्यू होती है। तो आप गुणा करके इसका पूरा निकाल लेना, ठीक है ना। भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इसको काम सौंपा। फिर 1961 के अंदर वापस ये बना, लेकिन इसको कहा कि कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको समाप्त करो। लेकिन 1972 में ये भ्रष्टाचार के आरोप में खुद फंस गया और इसको वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने वापस बुलाया और इसको अपने खिलाफ या अपने पक्ष के अंदर सफाई देनी पड़ी कि मैं भ्रष्टाचारी आरोपी नहीं हूँ। और कंपनी को इस बात पे संदेह होने लगा कि भाई कहीं ना कहीं इसके पास इतने पैसे हैं तो ये चोरी करके लेके आया है, ठीक है। लेकिन इसको कंपनी ने मतलब जो ब्रिटिश संसद थी इसको भ्रष्टाचार से बरी तो कर दिया, लेकिन ये खुद 1774 के अंदर आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की बात समाप्त करते हैं। आगे ये थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत तो इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए थे। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमानी मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्हें वहाँ के आलीशान जीवन जिया और उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया और उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था।
अब देखो क्लाइव के बाद में बहुत सारे कंपनी के लोग, हम यहाँ क्या हो रहा है पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसे अपने यहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसी कैसे आती, उसी प्रकार इंग्लैंड के अंदर मेरे हिसाब से वैकेंसी आती होगी कि भाई जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होना है, भारत के लिए जाएंगे, आप यहाँ पे भर्ती हो जाइए। तो वो लोग भर्ती होकर के यहाँ आते थे, व्यापार करते थे और एक उम्र में रिटायरमेंट होकर के वापस चले जाते थे अपने बीवी बच्चों के पास में। तो बेचारे कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे साधे सिंपल थे, क्लाइव की तरह एक पैसे इकट्ठे करने वाले तो थे नहीं। अब सामान्य परिवार से आते थे, वो सोचते थे नॉर्मल पैसे मिल जाए सैलरी वाले, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाके अपना आराम की ज़िंदगी जिएंगे। और आगे की ज़िंदगी अपन जिएंगे कब, नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आज की क्लास लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है, आपको पसंद तो आएगी ना, तो इसको लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड है, अपने दूसरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी ये लिंक शेयर करो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ठीक है ना? तो लाइक कर दिया, अब सब्सक्राइब भी कर दो और आपके एक दोस्त के साथ में शेयर करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? फिर अपन लाइव क्लासें लेंगे जिसके अंदर आप मेरे को सवाल पूछना। ठीक है ना? धीरे धीरे अपन इसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो चलो बच्चों, आज करते हैं गुड नाइट, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट अपनी अपनी नई ज़िंदगी जिएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर देते हैं। चलो ऑफ करो इसको।